नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। ऑपरेशन सिंदूर 6 और 7 मई की रात को लॉन्च किया था भारत ने। 1 महीना होने को आया तो अब समय आ गया है कि हम ऑपरेशन सिंदूर का लेखा जोखा लें, हिसाब किताब करें उसका। क्या हमने पाया, क्या हमने खोया, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स रही, क्या हमारी शॉर्टकमिंग्स रही। आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको कंटेंट अच्छा लगे तो उसको शेयर भी कीजिए अपने परिजनों और मित्रों के साथ। तो ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने बाद अब हम असेसमेंट कर रहे हैं कि हमको क्या मिला, क्या फायदा हुआ, और अगर कुछ नुकसान हुआ तो क्या हुआ, जो शॉर्टकमिंग्स रही उसका वे आउट क्या है अगली बार के लिए, शायद हमारी लर्निंग या लेसन्स क्या है, सीख क्या है। तो सबसे पहले जो 6 और 7 मई की रात को अटैक किए भारत ने, वो बहुत ही फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड अटैक्स थे पाकिस्तानी टेरर कैंप्स पे। न सिर्फ पीओके में, जो कि सरहद लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, बल्कि काफ़ी डीप इनसाइड पाकिस्तानी टेरिटरी, पाकिस्तानी पंजाब तक पे हमले किए गए। जवाब में पाकिस्तान के द्वारा कार्रवाई की गई, उनके ड्रोन्स के हमले हुए जो हमने विफल किए, लेकिन उसके बाद फिर इंडिया ने पाकिस्तानी एयर बेसिस को टारगेट पे लिया और काफ़ी नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया। और फिर इस आदान प्रदान के 3-4 दिन बाद 10 मई को सीज फायर अनाउंस हुआ शाम 6 बजे। तो सबसे पहले तो बात कर लें सीज फायर की। कई लोगों ने प्रश्न उठाया कि सीज फायर भारत ने क्यों किया, अगर हम एडवांटेजियस पोजीशन में थे तो सीज फायर हुआ ही क्यों, हमें और प्रेस होम करना चाहिए था अपना एडवांटेज। कुछ लोगों ने ये भी बात की और काफ़ी लोग अभी तक कर रहे हैं कि ट्रंप का क्या रोल था, अमेरिका की क्या भूमिका थी, कैसे उन्होंने मीडिएशन किया, कैसे हमने अलाउ किया थर्ड पार्टी मीडिएशन। इस बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए, सीज फायर तो बिल्कुल सही किया भारत ने, सही समय पे किया, क्योंकि हमारी पहली स्ट्राइक्स के बाद ही इंडिया की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई थी उसमें कहा गया था कि हमने जो करना था हमने कर लिया है, अगर पाकिस्तान उसको एस्केलेट नहीं करेगा तो कार्रवाई यहीं रुक जाएगी। पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली एस्केलेट किया, 2-3 दिन तनाव का माहौल रहा, युद्ध के बादल मंडराए और उसके बाद सीज फायर हो गया। तो सीज फायर जब भी हुआ सही हुआ, क्योंकि हम तो डे 1 से ही सीज फायर चाहते थे और ये हमारी घोषित लिखित नीति थी एक तरह से, जो हमारी प्रेस कम्युनिकेशन जारी हो रही थी। नंबर 2 बात रही मीडिएशन की। तो अब 1 महीने बाद लगभग ये तय है कि इसमें काफ़ी फॉरेन पावर्स इन्वॉल्व थे, दोनों पक्षों से बात कर रहे थे, खासकर अमेरिका, जिनके नेता, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट सब पाकिस्तानी लीडरशिप के साथ भी और इंडियन लीडरशिप के साथ भी लगातार एंगेज कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान पे दबाव बनाया, भारत पे भी दबाव बनाया, और हम जितना भी कहें कि कोई आउटसाइड मीडिएशन नहीं थी, लेकिन ये डेफिनेट था कि आउटसाइड प्रेशर था या आउटसाइड इन्फ्लुएंस था जिसके तहत सीज फायर हुआ। लेकिन मेरा उस पर भी ये कहना है कि हमारी उससे प्रॉब्लम क्या है, जब हम सीज फायर चाहते ही थे तो सीज फायर के अतिरिक्त तो किसी चीज़ में आउटसाइड प्रेशर या इन्फ्लुएंस या नेगोशिएशन नहीं हुई है। उसके अलावा तो कोई मध्यस्थता की बात नहीं कर रहा, और करेगा भी तो भारत को स्वीकार नहीं होगा। तो इस बात पे भी बहुत खींचतान लगातार करें कि ट्रंप ने क्या कहा, कब कहा, क्यों घोषणा की, किस तरह से हुआ, सीज फायर पे क्या फॉरेन दबाव रहा, और जैसे कांग्रेस कह रही है कि 7th फ्लीट आ गई थी 1971 में, फिर भी भारत पीछे नहीं हटा। तो इस बार तो भारत 6 और 7 की मई के रात के ऑपरेशन के बाद से ही रुकने के लिए रेडी था। तो 10 मई को सीज फायर को किसी भी तरह से अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। इट वॉज अ वेलकम रिलीफ एंड अ वेलकम एंड टू वॉट कुड हैव बिकम अ वाइडर, मोर डिवास्टेटिंग कॉन्फ्लिक्ट। मतलब एक ज़्यादा भयावह युद्ध हो सकता था, ज़्यादा संभावनाएं विकट हो सकती थी और दोनों ही तरफ ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो उससे हम बचे सीज फायर की वजह से, शांति विराम की वजह से। उसके बाद भारत का ये बयान कि शांति विराम या सीज फायर परमानेंट नहीं है, इट इज़ ओनली अ पॉज, और हम अगली बार भी ऐसी कार्रवाई करेंगे, एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। उस बात से मैं बहुत ज़्यादा इसलिए भी सहमत नहीं हूँ कि हम बार बार अगर एक पॉइंट को रेखांकित करते हैं या रीट्रेट करते हैं तो हम खुद उस शिकंजे में फंसते चले जाते हैं कि अगर हम लगातार कह रहे हैं कि अगले टेरर अटैक को भी इसी तरह से अवेंज किया जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड लाइक एन एक्ट ऑफ वॉर, तो हम हमेशा अपना एक तरह से स्केल अप बढ़ाते जा रहे हैं। हम हमेशा एक्सपेक्टेशन भी बढ़ाते जा रहे हैं कि अन्यथा कुछ होगा, आइंदा कुछ होगा तो हमारी कार्रवाई और भी तगड़ी और भी ज़बरदस्त होगी। तो हमारे पास रूम फॉर मैन्यूवर नहीं रहता, हमारे पास वो स्पेस नहीं रहती जब हम इतनी घोषित
नीति अनाउंस करते हैं और उसको बार बार रेखांकित करते हैं, बार बार उसकी घोषणा और ऐलान करते हैं। तो मेरे ख्याल से उससे बचना चाहिए हमें गोइंग फॉरवर्ड। बार बार ये कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेरर अटैक खुदा ना खास्ता, भगवान न करे, अगर हो जाए फिर, तो उस समय की कॉल होनी चाहिए कि अब हमारा क्या रिएक्शन होगा, कितनी हम कार्रवाई करना चाहेंगे। तो हम पहले से ही उस अपने आप को किसी बंधन में नहीं बांध लेना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी ये प्रॉब्लम है कि हमारे को थोड़ा सा कम बोलना चाहिए शायद। हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इंडिया एज अ कंट्री, एज अ पॉलिटी, एज अ सोसाइटी, हम बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। उससे क्या होता है कि अगेन, जो मैं बार बार कहता हूँ, हमारी स्पेस टू मैन्यूवर या हमारी मूवमेंट की स्पेस रिस्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि हम बार बार कह के कहीं ना कहीं किसी बंधन में बसते हैं और कोवर्ट ऑपरेशंस करने की गुंजाइश भी कम करते हैं। क्योंकि अगर हम हर चीज़ का ऐलान ही कर देंगे, हर चीज़ का श्रेय लेने का हमेशा प्रयास करेंगे या हर चीज़ पे अपनी छाती ठोक के ही मैदान में खड़े होंगे, तो फिर हम सीक्रेट ऑपरेशन कैसे कर पाएंगे। कई बार ऐसा भी आवश्यक होता है कि आप कर गुजरिए लेकिन उसकी बात मत कीजिए। आप कार्यक्रम को अंजाम दीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी को अंजाम दीजिए, दुश्मन पे हमला कीजिए, उसको नुकसान पहुंचाइए, लेकिन उसकी बात मत कीजिए। मैसेज जहां जाना है वहां तो चला गया। आपकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहे नहीं भी जाए तो कोई उसका नुकसान नहीं है, कोई हर्जा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा जिसको कहें बोला जाना या बड़बोलापन एक लेवल पे, लाउड टॉक या बोस्टिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी सैन्य कार्यवाही पे। तीसरा बड़ा लेसन जो इससे निकल के आ रहा है, जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा कंसर्न का विषय है इंडिया के लिए, इस पे मैं आऊँ उससे पहले एक और बात की है जो बात चल रही है, कितने रफाल गिरे, क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्यों नहीं हम ट्रांसपेरेंसी बरत रहे हैं, क्यों नहीं हम बता रहे हैं। इस पे भी मेरा बड़ा निश्चित मत है। वो ये है कि ये इंडियन आर्मी का और इंडियन इस्टेब्लिशमेंट का प्रेरोगेटिव है, उनका अधिकार है कि वो जब चाहेंगे उतनी इंफॉर्मेशन देंगे। आफ्टर ऑल ये मिलिट्री एंगेजमेंट था, सैन्य कार्रवाई थी, उसमें हमारे कितने जहाज गिरे, नहीं गिरे, कैसे गिरे, क्या हुआ, वो जब चाहेंगे उस समय डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन अब पब्लिक डोमेन में दो बातें तो साफ है कि हमारे 6 विमान तो नहीं गिरे, जैसे ब्लूमबर्ग के संवाददाता ने पूछा था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से कि पाकिस्तान कहता है आपके 6 विमान गिराए गए। उन्होंने कहा एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये कंसीड भी किया कि कुछ विमान गिरे हैं। अब वो नंबर कितना है, 2, 3, 4, 5, वो बियॉन्ड अ पॉइंट एक ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स की डिटेल है, डिटेलिंग की बात है। जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि हमारी उससे लर्निंग रही और अगले 3 दिन तक हमारी एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई एयर में, कोई भी जहाज नहीं गिरा, तो ठीक है। अगर हम समझ भी गए, हमारी कोई लर्निंग रही और हम उससे सीख के आगे बढ़े, आई एम फाइन विद दैट, उसकी कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन 2 बातें जिसमें मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, एक तो फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमारी लिमिटेशंस अब इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफ़ी स्पष्ट दिखी। पाकिस्तान के साथ कुछ मजबूत दोस्त या राष्ट्र खड़े हैं। चीन उनका पक्का हिमायती है, जैसा हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में टेररिस्ट को इस्तेमाल करता है, चीन भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। उसी तरह चीन के पीछे पीछे कहीं ना कहीं रूस भी इक्वी डिस्टेंट हो गया है, इफ नॉट मोर टिल्टेड टुवर्ड्स पाकिस्तान, बिकॉज वो चीन पे इतना डिपेंडेंट है, उसने पाकिस्तान के साथ भी पैक्ट किया है। और रही बात अमेरिका की, तो वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच अगर देखें हम, तो उसका भी झुकाव इक्वी डिस्टेंट नहीं दिख रहा, वो उसका भी झुकाव कहीं पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा दिखता है। तो क्या हुआ उन सब बातों का जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय प्रधानमंत्री तो मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं दुनिया में, वहाँ पे कार्यक्रम होते हैं अमेरिका में, हाउडी मोदी वगैरह, तो वो सारी दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, उन सब बातों का क्या हुआ? क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? जिस तरह की ट्रंप बात करते थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करते थे, तो अमेरिका भी मोस्ट अनरिलायबल अलाई की तरह से सामने आया है इस पूरे प्रकरण में, एक ऐसा मित्र देश जिस पे आप कतई भरोसा नहीं कर सकते। तो जितने पावरफुल रियली कंट्रीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे को हमारे साथ खड़े हुए नज़र नहीं आए इस पूरे विवाद में। तो ये एक चिंता का विषय है और हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को, सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूँगा साथ साथ कि वो सबकी अपनी कंपल्शंस हैं। एक वीक कंट्री की तरह पाकिस्तान उनको ज़्यादा सूट करता है और कहीं ना कहीं भारत का बढ़ता कद अमेरिका जैसे देशों को सूट नहीं करता। तो आफ्टर ऑल इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकर्स के भी हाथ पांव बंधे हुए हैं, उनके पास ज़्यादा रूम नहीं है बहुत कुछ ज़मीन पर परिस्थितियों को बदलने का, क्योंकि हर राष्ट्र अपने हित के हिसाब से काम कर रहा है। फिर भी हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए, ज़्यादा संजीदा होना चाहिए,
ज़्यादा गंभीरता के साथ इस चुनौती को लेना चाहिए कि आखिर क्यों है ऐसा कि पाकिस्तान के साथ ज़्यादा दोस्त नज़र आते हैं बनिस्बत हमारे। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो भी सही है कि हाँ, सैन्य कार्रवाई, उसकी डिटेल्स, ऑपरेशनल मैटर्स, इन सब पे ट्रांसपेरेंसी शायद नहीं होनी चाहिए, और वो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता कब और कितनी होगी ये सरकार और आर्मी लीडरशिप डिसाइड करेगी। बट एट द सेम टाइम अगर एक जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाए जाने की मांग है, अगर उस पर चर्चा की मांग है, तो सरकार को भी ज़्यादा प्रोएक्टिव दिखना चाहिए राष्ट्र को और विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। साथ ही पहले ही कह चुका हूँ कि कांग्रेस का बिहेवियर तो मुझे खासा चर्लिश नज़र आता है, खासा बचकाना नज़र आता है कई मामलों पे। जिस तरह से फॉरेन डेलीगेशंस का सपोर्ट नहीं कर रहे, जो कांग्रेसी नेता गए हैं, कांग्रेसी नेतृत्व तो उसका पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रहा। और फिर ये जो हाल में बातें निकल के आई हैं कि नरेंद्र सरेंडर, जिस तरह के बयान कांग्रेस लीडरशिप दे रही है, तो देखिए कोई सरेंडर नहीं है सीज फायर। तो अगेन फॉरेन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे इवन विपक्ष को उसको अधिकार है रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछने का, लेकिन ये ऐसा मौका नहीं है कि आप सरकार पे व्यंग कसें, जाइब्स लें, कटाक्ष करें और बिलो द बेल्ट जाएं, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है और हम सबको एक मत, एक मंच पे होना चाहिए। इसके साथ ही मेरा बीजेपी के लिए भी एक मैसेज है कि आप प्लीज़ इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए ऑपरेशन सिंदूर को। ये चाहे सिंदूर भेजने का मामला था, चाहे तिरंगा यात्राएं निकालने का मसला है, जितना हम इसका राजनीतिकरण करेंगे वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप राजनीति करते हैं तो फिर आप कांग्रेस की कैसे आलोचना कर सकते हैं कि वो इस मुद्दे पर क्यों राजनीति कर रहे हैं? ताली तो हमेशा दोनों हाथों से बचेगी। तो ये एक सैन्य कार्रवाई थी, एक मिलिट्री कार्रवाई थी, जो इंडिया के नज़रिए से एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर। तो उसको वहीं तक सीमित रहने दें। उस पर बार बार छाती ठोकना या उसका क्रेडिट लेना या उसको पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना, ये भी कोई बहुत सही, सोची समझी एंड लॉन्ग टर्म हितकारी नीति नहीं हो सकती। इसी के साथ मैं अपने संवाद को विराम देता हूं। आप हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, हमारे ये तर्क कैसे लगे, किन से आप सहमत हैं, किन से असहमत हैं। कमेंट बॉक्स पर लिखिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जी, कंटेंट को शेयर करना भी मत भूलिए। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।